तो आइए दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोगों ने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस को डिटेल में एक्सप्लेन किया। फिर एक अलग से वीडियो है जिसमें हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस बताए कि कहाँ कहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस को हम यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या क्या है। हमको किसी भी चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए, तब जाके ये पता चलेगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो अभी पहला पॉइंट देखेंगे कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही पता किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टी इज इक्वल टू 2 पाई √L/g, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि टी के डायमेंशन टाइम के हैं, √L और √g के डायमेंशन अगर आप लोग निकालेंगे तो बराबर वो भी टाइम के आ जाएंगे। तो ये दोनों तो मैच हो गए टाइम टाइम के डायमेंशन। लेकिन ये वाला वैल्यू जो है 2 पाई, आप सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस से ये वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटली ही ये चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंटली ही जानना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना है। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स ही एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। तो ये उसका एक लिमिटेशन हो गया पहला। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे की। फॉर एग्जाम्पल ये एक केस है हमारे पास कि एक स्प्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक दीवार को अटैच्ड है। ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया तो वो ऐसे ऑसिलेट करेगा, बराबर मीन पोजीशन से आगे की तरफ जाएगा, वापस मीन पे आएगा, वापस पीछे जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो व्हाट इज दिस? इट इज एक्स, मीन पोजीशन से दूरी उस पार्टिकल की। किसी भी इंस्टेंट पर मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोगों ने उस पार्टिकल को रोक दिया, तो मीन पोजीशन से उसकी दूरी कितनी है? वो ये एक्स है, बराबर। ये ए क्या है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी कितनी होती है, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, इसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, और ये साइन थीटा है। ये थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा कि बेसिकली वो पार्टिकल जो है ये मीन पोजीशन पे यहां से एक्सट्रीम पे गया, वापस मीन पे आया, वापस एक्सट्रीम पे गया, वापस मीन पे आया। तो हम लोग क्या करते हैं, मीन से एक्सट्रीम पे जाने के लिए 90 डिग्री कंसीडर करते। उस हिसाब से पार्टिकल का जो भी पोजीशन होगा उस हिसाब से हम लोग ये थीटा का वैल्यू डिसाइड करते। तो अब इक्वेशन इस तरीके से, अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस के नजरिए से देखेंगे तो ये जो है वो भी लेंथ है ना, ये जो है वो भी लेंथ है। तो यहां पर डायमेंशनल एनालिसिस बोल रहा है कि यहां पर इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। ये वाला फैक्टर जो है यहां पर प्रेजेंट है, ये डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं किया जा सकता कि ये यहां पर प्रेजेंट है या नहीं है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड सो ऑन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यानी e⁻x एंड सो ऑन, लोगरिथमिक फंक्शंस यानी log x⁻², log x, log सो एंड सो। तो अगर ऐसे कोई टर्म्स इक्वेशन में प्रेजेंट है तो उनको फाइंड करने का कोई तरीका डायमेंशनल एनालिसिस में नहीं है। तो ये भी उसका ड्रॉबैक हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर उसके डायमेंशंस है तब हम वो जो तरीका है डायमेंशनल एनालिसिस वाला वो इस तरीके में काम नहीं करेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट the force of attraction between any two masses is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. न्यूटन्स लॉ क्या कह रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है, दोनों के मास और दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी मासेस ज्यादा होंगे तो फोर्स ज्यादा होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। ये हमारा फेमस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग इसको बोलते हैं। अब ये साइन हटाने के बाद हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कैपिटल जी बोलते हैं हम लोग। उसके अगर हम लोग डायमेंशंस निकालेंगे तो उसके डायमेंशंस होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये 2 पाई के कोई डायमेंशंस नहीं है तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जी के डायमेंशंस है तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं आएगा, वो डिस्टर्ब करेगा। तो ये भी उसका तीसरा ड्रॉबैक हो गया। चौथे की बात करेंगे, नॉट पॉसिबल टू नो एक्स्ट्रा टर्म्स। मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 5 एप्पल प्लस 2 एप्पल इज 7 एप्पल। मान लो मैं ये 5 एप्पल को हटा देता हूं, तब भी आपको लगेगा कि 2 एप्पल प्लस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म होना चाहिए, तब जाके वो 7 एप्पल होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर से आपको पता चल रहा है कि 2 प्लस समथिंग शुड गिव मी 7, 2 प्लस 5 शुड गिव मी 7।
अगर मैं एप्पल को ही कंसिडर करूं, नंबर्स हटा दूं, तो मैं यहां एप्पल लिखूंगा, एप्पल इज इक्वल टू एप्पल, बराबर है। आगे कोई कुछ टर्म्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये उसका ड्रॉबैक है। तो आगे कोई टर्म प्रेजेंट है या नहीं वो हम पता नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखो हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन की, तो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू इस तरीके से s विच इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। अभी आप लोग देखेंगे s के डायमेंशन आप निकालेंगे सिर्फ l आता है, इसका डायमेंशन हम निकालेंगे अगेन l आता है, इसका डायमेंशन हम निकालेंगे l आता है, ठीक है। अभी अगर आप इस तरीके से लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी, तो इधर भी डायमेंशन l है, इधर भी डायमेंशन l है, डायमेंशनली वो करेक्ट दिख रहा है, लेकिन यहां पर कोई एक्स्ट्रा टर्म है ये वो बता नहीं रहा है। अगर आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो भी वो डायमेंशनली करेक्ट बताएगा, लेकिन जो इक्वेशन एक्चुअल में है वो इस तरीके से है। तो किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन में सेम डायमेंशन के कोई एक्स्ट्रा टर्म्स है या नहीं है वो हमको पता नहीं चलता। जैसे s का डायमेंशन है लेंथ, ut का डायमेंशन है लेंथ, हाफ ए टी स्क्वायर का भी डायमेंशन है लेंथ। तो अगर हम लोग इक्वेशन ऐसा लिखेंगे तो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसा लिखेंगे तो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में इक्वेशन ऐसा है। तो अगर इसके आगे भी और कुछ टर्म्स होते हैं जिसके डायमेंशन सेम है वो हमको पता नहीं चलता। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का के लिमिटेशंस, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये चारों थे। अगर आप चाहे तो इसका रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।